हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूं यूट्यूब पे। हालांकि फेसबुक और इंस्टा पे ज़्यादा बिजी हो गया हूं मैं, क्योंकि वहाँ शॉर्ट वीडियोस होते हैं। और चलिए आज का टॉपिक बताता हूं। उससे पहले ये बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप, यूएसीआर कैंप, किडनी का जो अर्लीस्ट टेस्ट होता है वो लगेगा 4 जुलाई को। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करा दें। और इसके अलावा अब कैंप सेकंड सैटरडे को भी लगता है। हालांकि वो कंफर्म नहीं होता, लेकिन हाँ, आप पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक बार पूछ सकते हैं सेकंड सैटरडे के लिए। पहले और तीसरे शनिवार को कैंप तो लगता ही है। आज का टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं। देखो, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आप अपना सीटी एंजियोग्राफी करा लो, इको करा लो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसे सीधे ही जाके करा लें क्या? कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेशेंट रिस्क पे है? तो आज यही बात है कि किसको सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो देखो, पहली तो अगर आप कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, आपको शुगर है, आपको हाई बीपी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, आप स्मोक करते हो, आपका वजन ज़्यादा है, आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो आपको तो टेस्ट कराना चाहिए, चाहे वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हो या फिर सीटी कैल्शियम स्कोरिंग हो। लेकिन वैसे आज मैं आपको 4-5 ब्लड टेस्ट बताने जा रहा हूँ। अगर इन ब्लड टेस्ट में से आपके 2 टेस्ट भी पॉजिटिव हैं तो आपको अपना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जरूर करानी चाहिए। पहला टेस्ट है एपोलाइपोप्रोटीन बी। ठीक है, ये जो है आपके ब्लड में जब क्लोटिंग होती है, जहाँ पे प्लग बनता है, तो उसमें डेंजरस पार्टिकल जो होते हैं उसको एक्चुअली ये नापता है। ये एपोलाइपोप्रोटीन बी बताया जाता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा एक्यूरेटली ये बताता है। ठीक है, तो एक तो ये टेस्ट जरूर कराएं, एपोलाइपोप्रोटीन बी। ये बढ़ा हुआ है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा एल पी ए, लाइपोप्रोटीन ए। ये एक तरह का बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है, मतलब हमारी जीन्स में आता है। ठीक है, तो इसको आप एक्सरसाइज करके, दवाइयों से, डाइट से कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर है तो भगवान ने आपको एक मुसीबत दी हुई है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एलपी अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। 2, तीसरा मैं आपको बताऊंगा HSCRP, हाई सेंसिटिव CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। HSCRP एक इन्फ्लेमेशन को बताता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले लोगों में हार्ट रिस्क ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल जो HSCRP होती है वो 1 से कम होती है, इक्वलेंट 1 to 2 के, अगर 2 से भी नीचे है तो आप गनीमत है कि आप ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर 3 से ऊपर HSCRP आ रहा है, लगातार आ रहा है, और बाकी रिस्क फैक्टर भी हैं। कई डॉक्टर ये मानते हैं कि खाली HSCRP बढ़ने से डरना नहीं चाहिए। मैं भी ये बोलता हूँ कि लेकिन अगर लगातार HSCP ज़्यादा आ रहा है, आपको शुगर है, मोटापा है, बीपी है, तो ये एक काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंट है, ये मान के चलिए। ठीक है, HSCRP की। तो ये 3 टेस्ट मैंने आपको बताया। चौथा एक होमोसिस्टीन लेवल होता है, एक तरह का अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, और इसके मेटाबॉलिज्म में विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड काम आते हैं। अगर ये बढ़ जाए तो ये भी हार्ट रिस्क, क्लॉटिंग के रिस्क को बढ़ा देता है, होमोसिस्टीन लेवल। तो इसके लिए आपको विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड लेना चाहिए अगर ये बढ़ा हुआ आता है, लेकिन ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, 4 मैंने ये आपको बता दिए। तो ये अगर 4 में से आपके 2 टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आप में रिस्क है हार्ट प्रॉब्लम होने का। ऐसे पेशेंट में इकोकार्डियोग्राफी एंड सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या सीटी कैल्शियम स्कोरिंग जरूर करानी चाहिए। हालांकि सीटी कैल्शियम स्कोरिंग से ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट सीटी एंजियोग्राफी है, लेकिन वो भी अगर आप बहुत अच्छी जगह से कराएं तो फ़ायदा है। अगर आप ऐसी वैसी लैब से आप करा लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसी रिपोर्ट दे देंगे जो आपको ना इधर का छोड़ेंगे ना उधर का। फिर आपको वो डॉक्टर बोलेंगे अब इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराओ, तार डाल के कराओ। तो इसीलिए कोशिश करें एटलीस्ट मिनिमम 256 स्लाइस की मशीन तो ज़रूर हो, और नहीं तो अब तो हमारे वेस्ट दिल्ली में 640 स्लाइस की मशीन भी आ गई है, जिसमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला मैं सिर्फ यही आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको अच्छी जगह से काफ़ी सस्ते रेट में करा के दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कराना है तो आप
ये जो बाकी टेस्ट हैं ये भी अब हमारे यहाँ शनिवार को जो कैंप लगता है उसमें काफ़ी सस्ते टेस्ट होते हैं। ये जितने भी टेस्ट मैंने बताए हैं, तो आप लोगों को अगर कराना हो तो मेरे फ़ोन पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसका लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम लोग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हम खुद नहीं करते हैं, हम आउटसोर्स करते हैं। मेरे पास कोई ऐसी सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये जो है टेस्ट है हमेशा अच्छी लैब से कराएं, क्योंकि इसमें इतना वेरिएशन आता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कि कई बार बहुत मुसीबतें भी हो जाती हैं। तो अगर एक्यूरेसी नहीं होगी, और ये 640 स्लाइस की जो मशीन है इसमें 1 सेकंड लगता है टेस्ट को करने में, सिर्फ 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए आपको सांस रोकनी होती है, हो जाता है। नहीं तो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कई बार काफ़ी टाइम लगता है, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना रेडिएशन ज़्यादा होगा, उतनी रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए एडवांस मशीनें अब आ चुकी हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है, और काफ़ी हद तक वो आपको बचा लेती है इन्वेजिव एंजियोग्राफी होने से, तार डाल के एंजियोग्राफी करने से। तो जितना भी एक्यूरेट रिपोर्ट होगी तभी उसका फ़ायदा है कराने का, नहीं तो अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप छोटी मोटी जगहों से करा तो लेते हो, है ना। मैं खुद दिल्ली में देखता हूँ कि ऐसी लैब ऐसी रिपोर्ट देते हैं जो मुझे लगता है कि कराओ या ना कराओ एक ही बात है ना। और रही बात टीएमटी और स्ट्रेस इको की, तो टीएमटी और स्ट्रेस इको की जो रिपोर्ट है 60 to 70% ठीक आती है, नहीं तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव ऐसी रिपोर्टें बहुत आती हैं। तो अगर आप कराना चाहें तो टीएमटी करा लें, लेकिन अगर वही बात है कि अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट टीएमटी पॉजिटिव दे दी और फॉल्स पॉजिटिव आ गई, फिर वो बोलेगा कि आपकी तार डाल के एंजियोग्राफी करेंगे हम। तो ये दिक्कत है। देखो, जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ हार्ट अटैक हो गया है, अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ तो सीधा आप इन्वेजिव एंजियोग्राफी के लिए ही जाएँ तो बेटर होगा। वहाँ पे तार डाल के एंजियोग्राफी ही कराएं तो बेटर होगा। इमरजेंसी में तो वैसे भी आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं। लेकिन जहाँ पे डाउट्स हैं, जहाँ पे स्टेबल एंजाइना है, जहाँ पे चलने में आप थोड़ा दूर चलते हो, आप 1 किलोमीटर तो आपको लगता है कुछ छाती में भारीपन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपने आराम से ये टेस्ट सिटी एंजियोग्राफी करा सकते हो। इमरजेंसी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इमरजेंसी आना ही मत दो यार। वहाँ तक बात जाती क्यों है इमरजेंसी तक? इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले से पता लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, ये था एक आज का वीडियो। और लोग बोलेंगे सर अब ना तो आप दिखाई देते हो ना आप, क्या करूँ यार, यूट्यूब ने व्यूअरशिप इतनी कम कर दी है अब, है ना। उसको पता नहीं अब क्या समझ से बाहर है। यहाँ पे कोई वीडियो डालो तो उसको हार्डली 10,000 लोग देखते हैं, उसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पे डाल दो तो लाखों लोग देखते हैं, 10 लाख देखते हैं। तो ये मुझे इसकी एल्गोरिदम समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, अगर उसको देखने के लिए ऑडियंस ही नहीं मिल रही है तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। मैं इतना टाइम लगा के किसी तरीके से निकालूं टाइम, वीडियो बनाऊं, उसके बाद कोई ना देखे तो क्या फ़ायदा। तो चलिए, एनीवेज ये तो अब सब चलता ही रहेगा। कभी इंस्टा पे हूँ तो कभी फेसबुक पे हूँ। हालांकि शॉर्ट वीडियो वहाँ पे ज़्यादा डालता हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ लॉन्ग वीडियो डालूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।